अच्छा, जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके साथ लाखों रुपए का धोखा हुआ है। बहुत आम बात है ये। हाँ, और वो सालों तक अदालत के चक्कर काटता है, हर तारीख पर हाजिर होता है। उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए सारे सबूत भी मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन पता चलता है कि जज साहब ने उसका केस सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसके वकील ने शुरुआत में कागज पर एक सही लाइन नहीं लिखी थी। अरे बाप रे। है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि न्याय की जो असली लड़ाई है ना, वो दरअसल अदालत के कटघरे में नहीं, वो कागजों पर लड़ी जाती है। एकदम सही कहा आपने। कागजों पर ही तय हो जाता है कि केस किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी सच्चाई को समझना है। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, द आर्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश। हाँ, ये नोट्स बहुत ही गहराई से चीजों को समझाते हैं। जी, और ये स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और थोड़ी चौंकाने वाली दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। ये बताते हैं कि सफल मुकदमे की नींव कोर्टरूम की उस तीखी बहस में नहीं, बल्कि उन शांत कमरों में रखे उबाऊ से लगने वाले कानूनी दस्तावेजों में रखी जाती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली, जो ये सिस्टम है, वो मानवीय भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ ठोस तथ्यों को कैसे प्रोसेस करती है। ये एक ऐसा पहलू है ना जिसे सच में अक्सर भुला दिया जाता है। देखिए, कानूनी दुनिया में ना चीजों को देखने का नजरिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे? मतलब जब कोई वादी अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो वो अपने साथ सिर्फ एक विवाद नहीं लाता, वो अपने साथ गुस्सा, निराशा और अक्सर सालों की पीड़ा लेकर आता है। स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कानून उस पीड़ा की भाषा बोलता ही नहीं है। अच्छा जी, कानून की अपनी एक बेहद विशिष्ट, लगभग एक मशीनी भाषा होती है। तो एक कुशल वकील का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही होता है कि वो उस मानवीय शोर से, उन भावनाओं के भंवर से एक ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करे जिसे जज साहब समझ सकें। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब आमतौर पर हम सब सोचते हैं कि जज के सामने जाकर रोने से या अपनी परेशानी बताने से केस मजबूत होता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन स्रोत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। किसी भी केस की शुरुआत मुवक्किल की लंबी चौड़ी शिकायतों से होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वकील के पास आकर घंटों तक अपने साथ हुए धोखे और सालों के तनाव की कहानी सुनाता है। बिल्कुल, वो पूरी भड़ास निकालता है। हाँ, लेकिन कानून तो भावनाओं पर काम नहीं करता। यहीं पर कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद का कारण, ये कॉन्सेप्ट सामने आता है। एकदम सही। कॉज ऑफ एक्शन ही पूरी कानूनी इमारत की नींव है। तो मुवक्किल के उस पूरे शोर में से ना वकील को वो एक विशिष्ट ट्रिगर पॉइंट खोजना होता है जहां वास्तव में कानून का उल्लंघन हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अदालतें पूरी कहानी सुनने के बजाय सिर्फ इस एक बिंदु पर इतना जोर क्यों देती हैं। देखिए, इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक है। अदालत ये नहीं देखती कि किसी का व्यवहार कितना बुरा था या किसी ने कितनी बेरुखी से बात की। अच्छा। अदालत केवल ये देखती है कि कानूनी दृष्टिकोण से अधिकार का हनन, वो हनन कब और कहाँ हुआ। क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया? क्या किसी संपत्ति पर कब्जा किया गया? मतलब कोई ठोस बात होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कौन सा विशिष्ट बिंदु था जिसने इस पूरे विवाद को एक कानूनी रूप दिया? जज ना दरअसल एक चेकलिस्ट के साथ काम करते हैं। एक चेकलिस्ट? हाँ, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो बिंदु मौजूद हैं जो कानून की नज़र में एक अपराध या दीवानी विवाद बनते हैं। अगर कॉज ऑफ एक्शन ही तय नहीं होगा तो जज साहब को पता ही नहीं चलेगा कि फैसला किस बात पर सुनाना है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरे एनालॉजी दी गई है। ओहो, वो मेरी पसंदीदा एनालॉजी है। हाँ, तो जब कोई मरीज दर्द से कराहता हुआ डॉक्टर के पास जाता है तो वो बहुत परेशान होता है, लेकिन डॉक्टर एक्सरे मशीन में उस मरीज के दर्द या उसकी भावनाओं को नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ उस काली सफेद तस्वीर में टूटी हुई हड्डी को खोजता है। उसी तरह जज को कानूनी ड्राफ्ट में सिर्फ कानूनी चोट देखनी होती है। एकदम सटीक तुलना है ये। पर एक बात सोचिए, एक वादी जो इंसाफ मांगने आया है, क्या उसके लिए अपनी भावनाओं को इस तरह अदालत के दरवाजे के बाहर रखकर आना बहुत मुश्किल नहीं होता? देखिए, यहीं पर वकील की भूमिका अहम हो जाती है। वादी से तो अपनी भावनाओं को दरकिनार करने की उम्मीद की ही नहीं जाती है। ये तो पूरी तरह से वकील की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो वकील फिल्टर का काम करता है? बिल्कुल। एक अच्छे वकील का असली काम ही ये है कि वो वादी की उस पीड़ा और क्रोध का अनुवाद करे, वो भी उस रूखी सटीक कानूनी भाषा में जिससे अदालत स्वीकार कर सके। अनुवाद करना। हाँ, वादी रो सकता है, अपनी भड़ास निकाल सकता है अपने वकील के केबिन में, लेकिन जो ड्राफ्ट अदालत की मेज पर जाएगा ना,
उसमें एकदम मशीन जैसी स्पष्टता होनी चाहिए। वरना जज उसे पढ़ेंगे ही नहीं। सही कहा। भावनाओं का अत्यधिक शोर मुख्य कानूनी मुद्दे को धुंधला कर सकता है। अगर ड्राफ्ट में सिर्फ भावनाएं भरी हैं और कानूनी चोट स्पष्ट नहीं है तो केस वहीं खत्म समझिए। चलिए, तो मान लेते हैं कि वकील ने वो कॉज ऑफ एक्शन निकाल लिया, वो टूटी हुई हड्डी खोज ली एक्सरे में, भावनाओं को फिल्टर कर दिया गया। अब आगे क्या? इसके बाद स्रोतों में जिक्र आता है ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के चुनाव का। इसे न्याय प्रणाली का ट्रैफिक कंट्रोल कहा गया है। ये व्यवस्था इतनी सख्त क्यों है? ये इसलिए सख्त है क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ही ये तय करता है कि कोई मामला किस शहर में सुना जाएगा और किस स्तर की अदालत में। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट? हाँ, या फिर शायद कंज्यूमर फोरम। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यात्री ने गलत ट्रेन पकड़ ली है तो वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल, चाहे उसके पास फर्स्ट क्लास का सबसे महंगा टिकट ही क्यों ना हो। न्याय प्रणाली में हर अदालत की एक क्षमता और सीमा तय की गई है ताकि मुकदमों का सही तरीके से बंटवारा हो सके। यानी मेरा मतलब है, अगर मामला गलत अधिकार क्षेत्र में दायर कर दिया गया तो भले ही वादी के पास दुनिया के सबसे मजबूत सबूत क्या ना हो, केस की शुरुआत ही गलत मानी जाएगी। एकदम, उसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि जिस अदालत के सामने मामला है ना, उसके पास उस विशिष्ट कानून को समझने और आदेश लागू करने का संवैधानिक अधिकार हो। मतलब आप एक छोटी अदालत से किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के करोड़ों रुपए के कॉरपोरेट विवाद को सुलझाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। ये तो है। इसलिए सही दरवाजा खटखटाना उतना ही जरूरी है जितना कि सही शिकायत का होना। तो सही कोर्ट का चुनाव हो गया। अब उस कहानी को कागज पर उतारने की बारी आती है। स्रोतों में घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रमिक क्रम में लिखने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, एक टाइमलाइन बनाना। पर यहाँ मुझे एक व्यवहारिक समस्या दिखाई देती है। वो क्या? देखिए, जब इंसान सदमे में होता है तो वो सीधा सीधा तो सोचता नहीं है। वो सबसे पहले वो बात बताता है जिससे उसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंची हो। मतलब कहानी बीच से शुरू होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक वकील उस बिखरी हुई कहानी से घटनाओं का सही तार कैसे जोड़ता है? आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। ये कानूनी ड्राफ्टिंग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। जब लोग आहत होते हैं तो उनकी याददाश्त एक सीधी लाइन में काम नहीं करती। हाँ, वो तो बस अपना दर्द बताना चाहते हैं। सही कहा। वो कहानी को बीच से या बिल्कुल अंत से शुरू करते हैं, और यहीं एक कुशल ड्राफ्ट्समैन की जो वकील है उसकी असली कला उभर कर आती है। वो कैसे करता है ये? वो बहुत धैर्य के साथ उन बिखरे हुए भावनात्मक तथ्यों को सुनता है, नोट्स बनाता है और फिर उन्हें एक व्यवस्थित टाइमलाइन में बदलता है। वादी के मन की उलझनों को सुलझाकर उसे कागज पर एक स्पष्ट कहानी बनानी होती है, ताकि जज को पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब जज पहली बार उस ड्राफ्ट को पढ़े तो उसे घटनाओं का क्रम समझने में कोई दिमागी कसरत ना करनी पड़े। सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। और सर, कहानी ही नहीं, उस कहानी पर सही कानूनी प्रावधान भी तो लगाने होते हैं ना। हाँ। मतलब एक ही घटना के कई मायने हो सकते हैं कानून की नजर में। हाँ, और यही वो जगह है जहां वकील की कानूनी विशेषज्ञता काम आती है। मान लीजिए किसी ने पैसे लिए और वापस नहीं किए, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, तो अब वकील को ये तय करना होता है कि क्या ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है या इसमें शुरू से ही धोखा देने की नीयत थी। अच्छा, जिसे ये धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का मामला बन जाए। एकदम सही अधिनियम या धारा का चुनाव ही मामले को असली शक्ति देता है। अगर आपने तथ्यों के साथ गलत धारा लगा दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। अरे बाप रे! तो अब तक की प्रक्रिया देखकर एकदम स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से एक रणनीतिक व्यवस्था है। कहानी सही क्रम में लिख दी गई, कानून की धाराएं लगा दी गई। इसके बाद किसी भी कानूनी ड्राफ्ट का सबसे निर्णायक चरण आता है, ये तय करना कि अदालत से आखिर मांगा क्या जा रहा है, जिसे रिलीफ क्लॉज या राहत खंड कहते हैं। यहाँ मुझे स्रोत में दिया वेंडिंग मशीन सिद्धांत बहुत रोचक लगा। हाँ, वो वेंडिंग मशीन की उपमा ना कानूनी प्रक्रिया के इस हिस्से को बहुत सटीकता से बयां करती है। मतलब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा है और वो सिर्फ ये सोचे कि उसे बहुत भूख लगी है, तो मशीन उसे अपने आप कुछ नहीं देगी। बिल्कुल नहीं, उसे अपनी पसंद का बटन दबाना ही होगा। उसी तरह अदालत अपनी मर्जी से कोई राहत नहीं दे सकती। एकदम सही। अगर ड्राफ्ट के अंत में स्पष्ट रूप से ये नहीं मांगा गया है कि वादी को क्या चाहिए, चाहे वो वित्तीय मुआवजा हो, कब्जा हो या कोई स्टे ऑर्डर हो, तो जज वो राहत नहीं दे सकते, भले ही जज को पता हो कि वादी सही है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का मुकदमा किया,
लेकिन वो अपने ड्राफ्ट में उस रकम पर लगने वाले ब्याज का जिक्र करना भूल गया। तो क्या अदालत अपनी तरफ से ब्याज दे सकती है? देखिए, सामान्य तौर पर तो नहीं, और अगर हम इसे कानूनी प्रक्रिया की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये निष्पक्षता के सिद्धांत को स्थापित करता है। वो कैसे? जज का काम वादी के लिए वकील का काम करना नहीं है। जज एक निष्पक्ष अंपायर की तरह होता है। उसे बस ये देखना है कि जो मांगा गया है क्या वादी उसका कानूनी हकदार है या नहीं। अच्छा, मतलब जज अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता? बिल्कुल। अगर अदालत अपनी मर्जी से चीजें देने लगेगी तो वो प्रतिवादी के साथ अन्याय होगा। और इसी मांग के ठीक बाद एक और बेहद अहम हिस्सा आता है, वेरिफिकेशन या सत्यापन, जहां वादी ड्राफ्ट के अंत में अपने हस्ताक्षर करता है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक कागजी औपचारिकता भर नहीं है? अरे नहीं, इसे महज औपचारिकता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वादी को अपने हस्ताक्षर से ये प्रमाणित करना होता है कि जो भी बातें ऊपर लिखी गई हैं वे इसकी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास में पूरी तरह सत्य हैं। और अगर जांच में वे बातें सत्य नहीं निकली तब क्या होता है? तब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अगर तथ्य जानबूझकर झूठे पेश किए गए हैं तो वादी पर पर्जरी यानी झूठी गवाही देने या अदालत को गुमराह करने का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। ओह, मतलब सीधा क्रिमिनल केस? जी हाँ, ये वेरिफिकेशन केस को एक बहुत बड़ी जवाबदेही देता है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि लोग किसी पर भी ऐसे ही मनगढ़ंत आरोप लगाकर अदालत का कीमती समय बर्बाद ना करें। यह हस्ताक्षर इस बात की गारंटी है कि आप अपने दावों के कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि एक त्रुटिहीन ड्राफ्ट तैयार हो गया और वो अदालत के सामने पहुंच भी गया। ठीक है। वादी ने अपना पक्ष रख दिया और प्रतिवादी ने भी अपना जवाब, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, वो आकर दाखिल कर दिया। अब जज की मेज पर दो अलग अलग कहानियां हैं। दोनों पक्षों की बात। हाँ, यहीं पे प्रवेश होता है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 के ऑर्डर 14 का, जिसे मुद्दों का निर्धारण या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहा जाता है। ये अदालत का ब्लूप्रिंट आखिर कैसे बनता है? देखिए, सिविल मुकदमे में मुद्दों का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मुद्दा या इशू असल में होता क्या है। जी बताइए। कानून में एक शब्द है मटीरियल प्रोपोजिशन, यानी कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य या कानूनी बिंदु जो केस के लिए इतना अहम है क्या कि अगर उसे हटा दिया जाए तो केस ही खत्म हो जाए। ये एक इमारत के मुख्य पिलर की तरह है। अच्छा, जब ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य एक पक्ष द्वारा स्वीकारा जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा नकारा जाता है, तब वो एक मुद्दा बन जाता है। इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वादी कहता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे 10 लाख रुपए का ऋण लिया था और प्रतिवादी कहता है कि मैंने तो कभी कोई ऋण लिया ही नहीं। तो क्या ये एक मुद्दा बन गया? बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण है ये। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं तथ्यात्मक मुद्दे या इश्यूज ऑफ फैक्ट, जैसे कि क्या पैसे दिए गए थे या नहीं। और दूसरे होते हैं कानूनी मुद्दे या इश्यूज ऑफ लॉ, जैसे कि क्या केस दायर करने की समय सीमा खत्म तो नहीं हो गई थी, जैसे टाइम बार्ड कहते हैं। हाँ, तो प्रक्रिया ये होती है कि पहली सुनवाई पर कोर्ट वादी और प्रतिवादी दोनों के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ती है। अगर जरूरी हो तो जज साहब वकीलों या खुद पक्षकारों से सीधे सवाल जवाब भी करते हैं, ताकि वो छांट सकें कि विवाद कहाँ है। बिल्कुल, जज ये छांटते हैं कि वास्तव में वो कौन से विशिष्ट बिंदु हैं जिन पर दोनों के बीच मतभेद है और जिन पर मामले का अंतिम निर्णय टिका हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अदालत उन चीजों पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करती जिन पर दोनों पक्ष पहले से सहमत हैं। एकदम सही। मान लीजिए दोनों ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन विवाद सिर्फ इस बात पर है कि काम पूरा हुआ या नहीं, तो अदालत हस्ताक्षर वाली बात पर कोई सबूत मांगेगी ही नहीं। ये तो ट्रायल को बेहद फोकस्ड बनाने का एक बहुत शानदार तरीका हुआ। यही तो इसका मूल उद्देश्य है। देखिए, अदालतें पहले से ही मुकदमों के भारी बोझ तले दबी हुई हैं। मुद्दों के निर्धारण का काम मुकदमे के दायरे को सीमित करना है, ताकि फालतू की बहस ना हो। हाँ, इससे दोनों पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होता है कि उन्हें कोर्ट में आकर किस विशिष्ट बिंदु पर अपने साक्ष्य पेश करने हैं। उन्हें दुनिया जहान की फालतू बातें साबित करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, जब जज अंत में अपना फैसला सुनाते हैं ना, तो उन्हें हर एक निर्धारित मुद्दे पर अलग से अपना निष्कर्ष या फाइंडिंग देना अनिवार्य होता है। वाह, ये तो बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली है।
लेकिन हम जानते हैं कि नियम और सिद्धांत अपनी जगह होते हैं और वास्तविक दुनिया की जो जटिलताएं हैं वो अपनी जगह। बिल्कुल। असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, जब जटिल मामले सामने आते हैं तो ये नियम कैसे काम करते हैं, यहीं पर ना सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट सामने आते हैं जिन्होंने इन नियमों की व्याख्या की है। एक केस है माखनलाल बंगल 2001 का। ये केस इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस केस ने आखिर क्या स्थापित किया? ये माखनलाल बंगल का फैसला ना, ये समझाता है कि अगर मुद्दों का निर्धारण गलत तरीके से हो जाए तो कैसी तबाही मच सकती है। तबाही? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निचली अदालतों को कड़ी हिदायत देते हुए बताया कि ये अदालत का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो वकीलों की मदद से सही और सटीक मुद्दे तय करें। जज इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से वकीलों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मतलब जज को खुद एक्टिव रहना होगा? बिल्कुल। अगर मुद्दे अस्पष्ट तरीके से तय किए गए हैं तो पूरे ट्रायल में भारी भ्रम पैदा होता है। वादी को पता ही नहीं होता कि उसे आखिर साबित क्या करना है। गवाहों से बेवजह के सवाल पूछे जाते हैं और सालों की गवाही के बाद भी जो मूल विवाद होता है ना, वो अनसुलझा ही रह जाता है। जाहिर है, क्योंकि अगर नींव ही गलत दिशा में रखी गई है तो पूरी इमारत तो टेढ़ी ही बनेगी। एकदम सही एनालॉजी। प्रारंभिक मुद्दों यानी प्रिलिमिनरी इश्यूज का जिक्र है। मुझे ये किसी शॉर्टकट या फिल्टर की तरह लगता है। अदालतें इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? इसे एक कानूनी फिल्टर के रूप में देखना बिल्कुल सही है। मान लीजिए किसी मामले में 10 तथ्यात्मक विवाद हैं जिन्हें साबित करने में सालों की गवाही लग सकती है। लेकिन साथ ही एक ऐसा विशुद्ध कानूनी मुद्दा भी है जो पूरे केस को ही खत्म कर सकता है, जैसे ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा या फिर रेस जुडिकाटा, यानी एक ही मामले पर पहले ही फैसला आ चुका होना। अच्छा, तो अगर प्रतिवादी ये साबित कर दे कि इस अदालत को ये केस सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो अदालत को बाकी के 10 तथ्यों पर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? मेजर एसएस खन्ना केस इसी बात को स्थापित करता है। अदालत ऐसे कानूनी मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में पहले सुन सकती है और केस वहीं खत्म। लंबी गवाही किए बिना ही केस को वहीं खारिज कर सकती है। इससे न्याय प्रणाली का बहुत सारा समय और पैसा बचता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक और समय बचाने वाला कदम है। लेकिन इन सब के बीच एक केवल कृष्ण 1993 का केस है जो एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, वो केस बहुत दिलचस्प है। इस केस के मुताबिक अगर जज से मुद्दा तय करना छूट जाए, लेकिन दोनों पक्षों ने पूरी जानकारी के साथ केस लड़ा हो और किसी का कोई नुकसान, कोई प्रिजुडिस ना हुआ हो, तो ये सिर्फ एक अनियमितता मानी जाती है, केस रद्द नहीं होता। बिल्कुल। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी कि अगर कोई प्रक्रियागत चूक हो भी जाए लेकिन मूलभूत न्याय या सब्सटैंशियल जस्टिस हुआ है, तो न्याय प्रणाली उस तकनीकी गलती को माफ कर देती है। देखिए, ये केस ना न्याय प्रणाली के उस मानवीय पहलू को सामने लाता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि कानून अंधा है और सिर्फ तकनीकी नियमों की लकीर पीटता है। हाँ, नहरा तो यही है। लेकिन केवल कृष्ण का फैसला ये साबित करता है कि कानून का अंतिम लक्ष्य महज एक रूखी प्रक्रिया का पालन करना नहीं है। उसका लक्ष्य न्याय देना है। न्याय सर्वोपरि है। बिल्कुल। अगर किसी प्रक्रिया के छूटने से किसी पक्ष के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है और दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला है, तो अदालत सिर्फ एक तकनीकी चूक के कारण पूरे न्याय को निरस्त नहीं करेगी। प्रक्रियाएं केवल न्याय तक पहुंचने का एक साधन है। क्या ये कड़ाई से मुद्दों का निर्धारण करने वाली जो ये प्रक्रिया है, ये हर तरह के कानूनी मामलों में लागू होती है या इसके भी कुछ अपवाद हैं? इसके कुछ अपवाद भी हैं और फिजा डेवलपर्स 2009 का केस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था? ये केस स्पष्ट करता है कि जो समरी प्रोसीडिंग्स या संक्षिप्त प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के मामले, उनमें सीपीसी के तहत इतने सख्त तरीके से मुद्दों का निर्धारण करना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? कि इस पूरी चर्चा के सभी पहलुओं को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक सफल कानूनी लड़ाई केवल अदालत में खड़े होकर जोर-जोर से बोलने या फिल्मों की तरह नाटकीय बहस करने से नहीं जीती जाती। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असली जीत की जो नींव है, वो कच्चे, बिखरे हुए और भावनात्मक तथ्यों को छानने से शुरू होती है। फिर सही अधिकार क्षेत्र चुनना, भावनाओं को हटाकर एक सटीक ड्राफ्ट बनाना और ये स्पष्ट रूप से मांगना कि अदालत से चाहिए क्या। और अंततः अदालत द्वारा मामले के एकदम सटीक मुद्दों को निर्धारित करना। यही वो असली ब्लूप्रिंट है जिस पर न्याय की मजबूत इमारत खड़ी होती है। और पता है, इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान ना
सिर्फ वकीलों या जजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, आम लोगों के लिए भी ये जरूरी है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापार करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करता है या किसी भी तरह के विवादों का सामना करता है। ये हमें सिखाता है कि जब विवाद उत्पन्न हो तो उस समय शोर, क्रोध और भावनाओं के भंवर से निकलकर मुख्य मुद्दे पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना। बिल्कुल, समस्या को छोटे और स्पष्ट हिस्सों में तोड़ना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। विवादों को भावनाओं से अलग करके देखने की ये क्षमता ही शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। लेकिन आज के इस विषय को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना जरूरी लगता है। बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे कानून को निष्पक्ष और सटीक रहने के लिए मानवीय संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह तटस्थ रहना पड़ता है। उसे उस डॉक्टर की तरह बनना पड़ता है जो सिर्फ एक्सरे में टूटी हड्डी देखता है, मरीज के दर्द को नहीं। हाँ, ये तो कानून की बुनियादी जरूरत है। ये न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य द्वंद्व है। लेकिन अगर कोई जरा गहराई से सोचे, क्या एक ऐसी व्यवस्था जो भावनाओं और मानवीय पीड़ा को एक्सरे की तरह पूरी तरह से हटाकर सिर्फ यांत्रिक तथ्यों को देखने के लिए डिजाइन की गई है, क्या वो कभी भी किसी इंसान के उस असली दर्द के साथ पूरी तरह से न्याय कर सकती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सिर्फ कानूनी चोट का वित्तीय मुआवजा तय कर देने से किसी इंसान का भावनात्मक घाव भर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी किताबों की सीमाओं से बहुत परे है। सच में, ये वास्तव में न्याय प्रणाली के सामने हमेशा बना रहने वाला सबसे जटिल दार्शनिक सवाल है। एक तरफ निष्पक्षता और तथ्यों की कठोर मांग है, तो दूसरी तरफ मानवीय संवेदना की पुकार। दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज इस चर्चा को विराम देना चाहिए। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। स्रोतों से जुड़े इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में एक नए विषय के साथ।